हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे और क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर को डिटेल में समझने की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे, बहुत तेजी से समझने की इसको कोशिश करेंगे ताकि हमें ये चैप्टर भी समझ में आ जाए और एग्जाम में हम इसको अच्छे से लिख भी पाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ क्लास नोट्स भी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो है वो इस वीडियो में आपको करनी है कि यूरोप में राष्ट्रवाद हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस पेंटिंग से इस चैप्टर की शुरुआत होती है और ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? पेंटिंग बनाई गई है फ्रेडरिक सॉर्यू के द्वारा। ठीक है। इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सॉर्यू ने अपने कुछ विचार लिखे हैं। ठीक है। 1848 में 1848 में इस पेंटिंग को बनाया गया। ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और उनमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा था। यानी उन्होंने 4 चित्र बनाए थे जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि उनके सपनों का जो संसार है, उनके सपनों की जो दुनिया है, वो किस तरीके से दिखती है। अगर हम उनके शब्दों में बात करें तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना हुआ एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जो पूरी तरीके से क्या हो, लोकतांत्रिक हो। इस श्रृंखला के पहले चित्र में आप यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। यानी अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले जो सबसे आगे है इस चित्र में, जो दिखाई नहीं दे रहा है, यूरोप और अमेरिका के चित्र दिखाए गए हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सभी सामाजिक वर्गों के लोग, स्त्री पुरुष, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लाइन से एक तरीके से चल रहे हैं। ये आप लाइन देख सकते हैं इस चित्र में, इस तरीके से लाइन जा रही है ये घूमकर, और काफी लंबी लाइन है ये। ठीक है। तो ये स्वतंत्रता की लाइन है और लंबी कतार लगाकर ये खड़े हुए हैं, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। स्वतंत्रता की प्रतिमा ये है, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, यानी स्वतंत्रता की मूर्ति है। सभी लोग इसको चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं और इसके सामने से जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है, आप देख सकते हैं। एक हाथ में ये मशाल इसने थाम रखा है और दूसरे हाथ में इसके हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र है। मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर कुछ निरंकुश संस्थानों के अवशेष बिखरे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये सारे जो स्थान है, ये सारे जो बिखरे हुए अवशेष हैं, ये निरंकुश संस्थान। निरंकुश संस्थान कौन से होते हैं? निरंकुश संस्थान उसको हम कहते हैं जो किसी तानाशाह या किसी राजा के कंट्रोल में होता है और जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ राजा के फैसले से वो चलता है। ठीक है, तो उसे हम निरंकुश संस्थान कहते हैं। उसके अवशेष यहाँ पर बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि 1789 में जो सबसे पहले हमारी दुनिया में जो सबसे पहली क्रांति हुई थी, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, इस क्रांति का यहाँ पर क्या असर पड़ता है? राष्ट्रवाद की सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में ही 1789 में लोगों ने राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपने लिए एक लोकतांत्रिक सरकार की मांग की थी। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, वो राजतंत्र से निकलकर, यानी राजतंत्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और लोकतंत्र की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। फ्रांसीसी नागरिकों के हर समूह को हस्तांतरित हो जाती है ये सत्ता। क्रांति ने ये घोषणा की थी कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति को तय करेंगे। यानी लोग ही तय करेंगे कि एक राष्ट्र कैसे चलना चाहिए। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो पीपल हैं, ठीक है, वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग ही उस राष्ट्र की नियति को तय करेंगे कि वो राष्ट्र किस तरीके से चलेगा। एक राजा के द्वारा इसको नहीं तय किया जाएगा
19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। बच्चों यहाँ एक शब्द आ रहा है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जब भी हम अपने देश के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं तो उस प्रेम को, उस अभिव्यक्ति को, उस इमोशन को कहा जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है। और राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत होती है जो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, किसी भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए वहां के लोगों का एक धारदार हथियार होती है। ठीक है। यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में काफी भारी परिवर्तन ला दिए हैं। इन परिवर्तनों से यूरोप के जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य है, यानी अलग अलग राजाओं का जो राज है, राजपाट जितना भी है, जितने भी राजा रहे, जिनके जो वंश रहे, जिनके साम्राज्य रहे, वो सारा खत्म हो गया और उनके स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य से हमारा मतलब है कि एक देश का उदय हुआ। ठीक है। और राष्ट्र राज्य में ना केवल उसके शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिक भी एक साझा पहचान के साथ, साझा इतिहास के साथ, साझी विरासत के साथ काम करते हैं, साथ में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण आखिर ऐसी क्या चीजें थी जिनसे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ, है ना, राष्ट्रवाद पैदा हुआ। तो राष्ट्रवाद के पैदा होने के कई कारण हैं, जिसमें सबसे पहला तो है राजा का निरंकुश होना। ठीक है। निरंकुश शासन व्यवस्था। राजा महाराजा क्या होते थे पहले टाइम में, वो सोचते थे कि उनके खानदान की जागीर है, उनके बाप दादाओं की जागीर है और पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा राजपाट उन्हीं का है और वो जो फैसला करेंगे वही सभी लोगों को मानना होगा। राजा और प्रजा वाला भाव होता था। तो इसमें राजा क्या हो जाता था, निरंकुश हो जाता था। वो लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करता था। ठीक है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या फीलिंग है, कोई फैसला सही है या गलत है, इसकी नहीं सोचता था। एकदम निरंकुश शासन व्यवस्था, जो फैसला सुना दिया राजा ने सिर्फ वही एक फैसला मान्य रहता था। ठीक है। तो फर्स्ट कारण तो ये रहा कि निरंकुश शासन व्यवस्था के कारण राष्ट्रवाद का क्या हुआ, उदय हुआ है। ठीक है। दूसरा कारण अगर हम बात करें तो उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचार क्या होते हैं, उदारवादी विचार नई थिंकिंग, नए अधिकार, नई सोच की जो भावना है। ठीक है। ये सभी लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले, नए तरह के विचार। ठीक है। उदारवादी विचार जिसमें रूढ़िवादी विचारों की कोई जगह ना हो। तो जब ऐसे विचार लोगों के मन में आते हैं, ठीक है, तो वो निरंकुश शासन व्यवस्था को त्याग कर एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट जो है वो है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा। ये तीन नारा जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से मिला है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो तीन नारा है किससे मिला है, ये मिला है फ्रांसीसी क्रांति से। तो इस नारे की वजह से भी सबको स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, सब बंधुत्व के साथ रहना चाहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, तीसरा कारण हो जाएगा जिससे राष्ट्रवाद पैदा होगा। चौथा और अहम कारण कि शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। पहले क्या होता था, पहले होता था या तो अमीर व्यक्ति होता था या फिर गरीब व्यक्ति होता था। ठीक है। अमीर अपने बारे में सोचता था, गरीब अपने बारे में सोचता था। अमीर को कोई लेना देना नहीं था, गरीब को भी कोई लेना देना नहीं। अमीर शासन कर रहा था, गरीब भुगत रहा था। पर इन दोनों के बीच में एक आ गया कौन, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग, और वो भी शिक्षित। आपको तो पता ही है शिक्षा जो होती है एक ऐसा ज्ञान होता है, एक ऐसा हथियार होता है जो किसी को भी जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा है कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित मध्य वर्ग जब हो जाता है, यहाँ पर शिक्षित मध्य वर्ग जब पैदा होता है तो वो अब नए अधिकारों की मांग करने लगता है। तो इस तरीके से चौथा जो है यानी शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका ये काफी अहम है राष्ट्रवाद को पैदा करने में। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आगे की तरफ बढ़ा है। सबसे पहला पॉइंट तो आपका फ्रांसीसी क्रांति ही है।
फ्रांसीसी क्रांति पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की जनक मानी जाती है, जो कब हुई 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, जो राष्ट्रवाद की जनक मानी जाती है। दूसरा एक नागरिक संहिता होता है 1804 में, 1804 में नागरिक संहिता, जो नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसको भी हम अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में जब 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है, तो उसी समय एक होती है वियना की संधि 1815 में। ठीक है, तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। उदारवादियों की क्रांति 1848 में क्रांति होती है। फिर जर्मनी का एकीकरण होता है 1866 से 1871 के बीच में, और फिर इटली का एकीकरण होता है 1859 से 1871 के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्रमिक विकास चल रहा है यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का, कि यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद आया। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति, फिर नागरिक संहिता, फिर वियना संधि, फिर उदारवादियों की क्रांति, फिर जर्मनी का एकीकरण, और फिर इटली का एकीकरण होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। फ्रांसीसी क्रांति से यह आरंभ होता है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इसके लिए कई सारे कदम उठाए थे। फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना आती है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, सामूहिक पहचान की मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ और तू भी भारतीय है, हम दोनों अपने देश के लिए कुछ भी करने की ताकत रखते हैं, कुछ भी करने की भावना रखते हैं। यही क्या है, यह एक राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने सोचा 1789 में। फिर आता है क्या, नेपोलियन आता है। नेपोलियन एक प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करता है। वो 1804 में अपनी एक संहिता, जिसे नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार भी आने लगे। सबसे पहले जर्मनी ने अपने आप को एक किया, उसके बाद इटली ने अपने आप को एक किया। तो ये क्या है, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की भावना आती है जब इन देशों के अंदर, तो ये क्या होते हैं, एक साथ संगठित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले संविधान इंट्रोड्यूस होता है, यानी संविधान के आधार पर शासन किया जाएगा। संविधान के आधार पर क्या किया जाएगा, शासन किया जाएगा। ये विचार कहाँ से आता है, फ्रांसीसी क्रांति से आता है। समानता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये मैंने पीछे भी आपको बताया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो विचार है, ये कहाँ से आता है, ये फ्रांस से आता है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से ही मिलता है ये। तो यहाँ पर भी दे रखा है कि ये तीनों विचार कहाँ से आए, ये फ्रांसीसी क्रांति से आए। फिर एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा, यहाँ पर झंडा जो पहचान होता है एक देश की, वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांसीसी क्रांति में। फिर इन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी। नेशनल असेंबली जो संसद का काम करती है, नेशनल असेंबली का इन्होंने गठन किया, जो पूरी तरीके से संविधान बनाएगी और संसद का काम करेगी। उसके बाद फिर उन्होंने एक आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं नाप तोल की एक समान व्यवस्था की थी, यानी पूरे देश को संगठित करके एक जैसी व्यवस्था की थी। अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस यहाँ पर इन्होंने नहीं की। इन्होंने फ्रेंच को राष्ट्र की एक भाषा बना दिया, साझा भाषा, यानी फ्रेंच एक लैंग्वेज होगी जो एक देश की एक प्रॉपर लैंग्वेज बनेगी, और इससे हमारा देश क्या होगा, और भी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ ये आ जाता है आपका 1804 की नागरिक संहिता। 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1804 में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें 1804 की नागरिक संहिता में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट थे। जैसे फर्स्ट पॉइंट था, जितने भी विशेष अधिकार है ना, जो जन्म पर आधारित थे, कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे, किस पर, जन्म पर। अगर आप फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 तरह के स्टेट थे, प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, जिसमें द्वितीय स्टेट जो था वो कुलीन वर्ग स्टेट था। ठीक है, तो कुलीन वर्ग में जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे, और फर्स्ट स्टेट में जो पादरी वर्ग के लोग थे, उन्हें जन्म पर कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। पर 1804 में जब नेपोलियन की संहिता लागू होती है, तो वो क्या करता है, वो इन सभी विशेष अधिकारों को समाप्त कर देता है।
ठीक है, यानी 1804 के बाद फ्रांस में किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं था। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसी के साथ सेकंड चीज उन्होंने क्या की कि कानून के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, सुरक्षित कर दिया। यानी कानून के सामने सभी क्या है, समान है, और संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी रूप से सही है। दूसरी चीज इन्होंने ये की। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसे और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी पूरी कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, प्रशासनिक विभाजनों को उन्होंने सरल बना दिया। प्रशासनिक विभाजन क्या है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन, प्रशासन किस तरीके से किया जाएगा, एक देश के अंदर प्रशासन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, प्रशासन क्या होना चाहिए, कैसे हम इतने बड़े देश को संभाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में उसे डिवाइड कर देना, अलग अलग कैटेगरी में उसे बांट देना, और फिर उस पर क्या करना, शासन करना। जैसे हमारे देश के अंदर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, फिर एक स्थानीय व्यवस्था है, स्थानीय व्यवस्था में अलग अलग डीएम है, पार्षद है, वार्ड है, एमएलए है। ये क्या है, ये डिवीजन है, ताकि हम अच्छे से अपने देश का प्रशासन कर सकें। ठीक है, चौथा पॉइंट इन्होंने क्या किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था, जो पहले जो कुलीन वर्ग था वो एक सामंती व्यवस्था के तहत रहते थे। सामंती व्यवस्था क्या है, सामंती व्यवस्था जिसमें एक राजा अपने एक व्यक्ति को या अपने एक दरबारी को एक गांव सौंप देता था, और उस गांव से कर इकट्ठा करने का जो कार्य था वो उस सामंत का होता था, उस व्यक्ति का होता था जिसे राजा ने वो जमीन सौंपी है। और साथ ही साथ उस गांव का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उस गांव का पूरा प्रशासन किसके अंतर्गत रहता था, वो उस सामंत के अंतर्गत रहता था। सामंत ही उस पूरी चीजों को संभालना करता था। अच्छा बुरा गांव का जो भी होगा वो कौन करेगा, सामंत ही करेगा। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया किसने, नेपोलियन ने। सामंती व्यवस्था समाप्त। नेपोलियन ने कहा कि भैया अब राजा नहीं रहा तो अब सामंती व्यवस्था भी नहीं रहेगी, क्योंकि सामंती व्यवस्था में दास व्यवस्था ना, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क, ये सारी चीजें होती थी। एक जागीरदार जो होता था, यानी जो सामंत होता था, वो अपने उस किसान से, उस जागीर, उस दास से काम करवाता था, फ्री में कार्य करवाता था, उससे टैक्स लेता था, उसका शोषण करता था। तो इन सभी चीजों को समाप्त कर दिया किसने, 1804 की नागरिक संहिता ने। क्लियर, बात आ गई समझ में। शहरों में कारीगरों की जो श्रेणी संघ है, अब श्रेणी संघ क्या होते हैं, श्रेणी संघ आपको पता होगा, जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर आपस में संगठित होकर क्या बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही शहरों में हर एक चीज का यूनियन होता है, जैसे टीचर यूनियन है, डॉक्टर यूनियन है, वकील यूनियन है ना। तो वैसे ही कारीगरों के पहले क्या होते थे, श्रेणी संघ होते थे। ठीक है, और अभी भी होते हैं कारीगरों के श्रेणी संघ, है ना। हम उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं, यूनियन वगैरह के नामों से जानते हैं। ये यूनियन वगैरह क्या करते हैं, ये अपना फुल कंट्रोल रखते हैं किस पर, अपने कारीगरों पर। कारीगर क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पर कर रहा है, कितने में कर रहा है, क्या सैलरी है उसको। ठीक है, वो अपना सामान किस तरीके से बेच रहा है, किस बाजार में बेच रहा है, फुल कंट्रोल रखा करते थे ये श्रेणी संघ वाले। पर जब नेपोलियन की नागरिक संहिता इंट्रोड्यूस होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपने इस श्रेणी संघ के कंट्रोल को हटा देते हैं। वो कहते हैं कि अब कोई श्रेणी संघ नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई आपके, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवादी राष्ट्रवाद वो है जो एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो अपने देश को स्वतंत्र करा के एक नए स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में स्थापित करना चाहता है। ठीक है, इसके कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली विशेषता है सहमति पर आधारित सरकार होगी, यानी यहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी। एक सरकार का गठन किया जाएगा, जो सरकार कैसी होगी, चुनी हुई होगी। ठीक है, यानी वहां के लोगों के द्वारा इस सरकार को चुना जाएगा।
ठीक है। और जब तक लोग चाहेंगे तब तक वो सरकार रहेगी। जब लोगों का विश्वास उस पर से खत्म हो जाएगा तो लोग दूसरी सरकार को चुन लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान आधारित शासन होगा। यहाँ पर एक संविधान होगा इन देशों में, है ना। क्या होगा? एक संविधान मौजूद होगा। ठीक है, संविधान होना जरूरी है क्योंकि एक देश का शासन, एक लोकतांत्रिक देश का शासन बिना संविधान के संभव नहीं है। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि चुनी हुई सरकार होगी, और सेकंड पॉइंट संविधान होगा। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित होगी, है ना। यानी प्रतिनिधि आधारित सरकार होगी। बात वही है कि सहमति पर आधारित सरकार होगी। एक चुनी हुई सरकार का गठन किया जाएगा जिसमें लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे जो संसद में आकर उनके अधिकारों के बात करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि जितने भी विशेष अधिकार है जिनकी हमने अभी बात की पीछे, सामंत वगैरह के विशेष अधिकार, उनको खत्म कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है कि कानून के समक्ष सब क्या रहेंगे? समान रहेंगे। कानून सबके लिए क्या है? बराबर है। तो कानून के समक्ष सब क्या होंगे? बराबर होंगे। क्लियर? पर यहाँ पर एक पॉइंट जो था इनका गलत था मुझे लगा, पर आज वो पॉइंट एकदम सही है आज के लोकतंत्र के लिए। पर उस समय ये सबके लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया था। सबके लिए एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये छठा पॉइंट है। पर था, बेटर ही था। हम कहते हैं कि एक चीज की शुरुआत जो होती है वो बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर मत अधिकार का तो समर्थन किया गया था। मत अधिकार यानी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार। वोट डालने का अधिकार यहाँ पर समर्थन किया गया। पर जब ये पूछा गया कि किसके लिए वोट का अधिकार, तो सबने कहा कि उन लोगों के लिए वोट का अधिकार जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी देते हैं टैक्स के रूप में। ठीक है, 3 दिन की मजदूरी टैक्स के रूप में अगर वो दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ पुरुष। यानी यहाँ पर वोट डालने का अधिकार तो लोगों को मिला, पर सबको नहीं मिला। ठीक है, कुछ लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला और सिर्फ पुरुषों को मिला। महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं मिला वोट डालने का अधिकार। ठीक है। सातवें पॉइंट में यहाँ पर मुक्त बाजार। मुक्त बाजार यानी राजा का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बाजार पर। बाजार अपना फ्रीली काम करेगा, किसी तरह का कोई कंट्रोल बाजार पर नहीं रहेगा, ना सरकार का रहेगा ना राजा का रहेगा। ठीक है। और आठवां पॉइंट ये कहा गया कि वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बेची जा रही है, दी जा रही है, तो वहां पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो बैरिकेड्स हैं, जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों से क्या मिलेगी? हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये कहा गया। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कहा गया कि 1815 के बाद क्या हुआ? यानी 1815 के बाद यूरोप में एक तरीके से फिर से क्या आ गया था? रूढ़िवाद आ गया था। तो रूढ़िवाद आपको पता है 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है उदारवाद, एक होता है रूढ़िवाद, और एक होता है आपका नव उदारवादी या सुधारवादी कह लें उसे, है ना। तो 1815 में क्या हुआ ऐसा कि रूढ़िवाद आ गया। तो 1815 में पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हमने पीछे अभी पढ़ी कि 1804 में नेपोलियन की संहिता लागू होती है, नेपोलियन संहिता लागू होती है 1804 में। पर 1815 में नेपोलियन क्या हो जाता है? हार जाता है। ठीक है, नेपोलियन की हार हो जाती है और यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ जाता है। यानी यूरोप में जितनी भी सरकारें होती हैं वो उदारवाद को छोड़कर वापस से किस तरफ बढ़ जाती है? रूढ़िवाद की तरफ बढ़ जाती है। रूढ़िवाद आपको पता है रूढ़िवाद क्या है? अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादी क्या कहते हैं? स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को मान्यता दी जाए एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर धीरे धीरे विकास किया जाए। रूढ़िवादियों का कहना यह है कि हम विकास करें, डेवलपमेंट करें, पर बहुत स्लो स्लो डेवलपमेंट करें। ठीक है, बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हम इतनी तेजी से नहीं कि अपने राजा को ही हटा दें। ये कहते हैं कि राजा का भी थोड़ा बहुत सम्मान करना चाहिए, अपने क्रमिक विकास पर हमें जोर देना चाहिए, तीव्र विकास हमें नहीं करना है।
ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन किया गया था वियना में। ठीक है, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कह सकते हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया था। ठीक है, और इसी को हम वियना संधि के नाम से भी जानते हैं। वियना संधि, है ना। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। और इस पर सिग्नेचर किसके थे? इस पर सिग्नेचर थे ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के। ठीक है, इन्होंने इस पर क्या किया था? सिग्नेचर किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 1815 की वियना संधि की बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि यहां पर फिर से क्या आ गया था? रूढ़िवाद आ गया था। ठीक है, यानी उदारवाद को छोड़कर ये देश फिर से किस तरफ बढ़ गए थे? रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गए थे। तो 1815 में जो वियना की संधि होती है, जब बहुत सारे यूरोप के देश मिलकर नेपोलियन को हरा देते हैं और उसकी हत्या कर दी जाती है, तो 1815 में एक संधि होती है इन देशों के बीच में जिसे कहते हैं वियना संधि। ठीक है, और इसमें कुछ बातें तय होती है जिसकी पहली बात ये थी, फर्स्ट पॉइंट क्या था वियना संधि का? फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था कि फ्रांस में बूर्बो राजवंश की पुनः स्थापना कर दी जाए, है ना। फ्रांस के अंदर किसकी स्थापना की जाए? बूर्बो राजवंश यानी राजा का साम्राज्य फिर से स्थापित कर दिया जाए फ्रांस के अंदर। पहली बात ये थी। तो ये साफ साफ क्या कह रहे हैं? ये साफ साफ उदारवाद से पीछे की तरफ जा रहे हैं, रूढ़िवाद की तरफ। तो 1815 की विशेषता यही है कि वो रूढ़िवाद की तरफ अग्रसर हुआ। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम की जाए। ठीक है, नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। सेकंड पॉइंट इसका ये था। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में 1815 में जो नेपोलियन संहिता, नेपोलियन की जो हार हुई और उसके बाद जो वियना संधि हुई, उसमें फ्रांस ने उन इलाकों पर से अपना कब्जा खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। यानी जब नेपोलियन की हार हो गई तो यूरोप के वो सारे देश जिन्होंने नेपोलियन को हराया, नेपोलियन के द्वारा जीते गए सभी राज्यों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट उन्होंने ये किया कि फ्रांस को चारों तरफ से घेर दिया। यानी फ्रांस के जो सीमा विस्तार है उस पर रोक लगा दी नए राज्यों की स्थापना करके। फ्रांस के चारों तरफ अगर हम फ्रांस का मैप देखें तो इसमें फ्रांस का मैप नहीं है, शायद मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये रहा फ्रांस का मैप है। ठीक है, और ये जर्मनी के एकीकरण वाला मैप है। चलो कोई नहीं, मैं आपको फिर कभी समझा दूंगा फ्रांस के मैप को। तो फ्रांस के मैप में विस्तार हेतु नए राज्यों की, फ्रांस के मैप में फ्रांस के चार सीमा पर चारों तरफ नए राज्यों की स्थापना कर दी गई ताकि फ्रांस कभी आगे भविष्य में विस्तार ना कर सके, नए देशों को जीत ना सके। क्लियर है? इतनी बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो हम सबसे पहले एक बात कर लेते हैं ड्यूक मेटरनिक की। ये ड्यूक मेटरनिक वही है जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और जिसने अभी वियना संधि पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो अगर हम इसके जन्म की बात करें तो 15 मई 1773 को इसका जन्म होता है और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर कौन होता है? जैसे भारत का प्रधानमंत्री होता है वैसे ही उस समय ऑस्ट्रिया के क्या होते थे? चांसलर होते थे। ठीक है, आज भी कुछ देशों में चांसलर की वाली व्यवस्था है, पर ये ऑस्ट्रिया के चांसलर है, पर अभी ज्यादातर देशों में तो प्रधानमंत्री आ गए हैं। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। यूरोप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सबसे ज्यादा इन्होंने इंट्रोड्यूस उस समय इंटरफेरेंस की है यूरोप की राजनीति में। यूरोप के राजनीतिक हालात पर इन्होंने टिप्पणी करते हुए एक बार कहा था, एक बार इनकी एक कमेंट काफी फेमस है इनका। ठीक है, ये कहते हैं कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये था, इनके कहने का मतलब ये था कि अगर फ्रांस के अंदर कुछ भी एक्टिविटी होती है, छोटी सी भी एक्टिविटी होगी, तो उसका असर यूरोप के बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अगर फ्रांस छींकेगा तो सबको सर्दी जुकाम
होगा। ठीक है, फ्रांस में कुछ भी एक्टिविटी होगी तो उसका असर दुनिया के यूरोप के ज्यादातर देशों को होगा। क्लियर। अभी हमने वियना संधि के बारे में पढ़ा जो इसने करवाई थी पीछे, है ना, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा कौन सी संधि करवाई गई, वियना संधि करवाई गई, और इस वियना संधि में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। ठीक है, नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना करने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये एक रूढ़िवादी व्यक्ति था। ड्यूक मेटरनिक क्या था, एक रूढ़िवादी व्यक्ति जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और इसने वियना संधि पर सिग्नेचर करके वापस से यूरोप को रूढ़िवाद की तरफ मोड़ दिया था। ठीक है, और इसी का ये कमेंट है कि यदि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे दूसरे एक महत्वपूर्ण लीडर जिनका नाम था ज्यूसेप्पे मैत्सनी, है ना। तो ये भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, है ना। ज्यूसेप्पे मैत्सनी कौन थे? ज्यूसेप्पे मैत्सनी, इनका जन्म 1807 में जेनोआ में होता है। ठीक है, जेनोआ को आज हम जिनेवा के नाम से जानते हैं। कुछ समय पश्चात वे कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन जाते हैं, है ना। एक मतलब सीक्रेट एजेंसी थी जिसका नाम था कार्बोनारी, और इसके सदस्य, इसके मेंबर बन जाते हैं कौन, जोसेफे मैत्सनी। जोसेफे मैत्सनी एक तरह के क्रांतिकारी थे। ठीक है, और 24 साल की जब इनकी उम्र थी तो इन्हें लिगुरिया में, है ना, लिगुरिया जो देश है यूरोप का, वहां पर क्रांति करने के लिए 1831 में देश से निकाल दिया गया था। ठीक है, यानी ये खूब क्रांतियां कर रहे थे वहां पर, तो इन्हें वहां से भगा दिया गया था। 1831 में देश से निकाल दिया गया था क्योंकि ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो जब इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया तो ये जाकर कहीं जाकर अंडरग्राउंड हो गए और दो संगठन की स्थापना कर दी, है ना। दो ऐसे संगठन जो भूमिगत संगठन थे उनकी स्थापना इन्होंने कर दी। ठीक है, इनके पहला जो था, इनका पहला जो संगठन था वो मार्सेई में, है ना, इंडोनेशिया में मार्सेई में यंग इटली की इन्होंने स्थापना की। और दूसरा बर्न में, बर्न एक जगह यूरोप में, है ना, और इसमें यंग यूरोप नाम का एक संगठन इन्होंने बनाया। तो एक संगठन बनाया यंग इटली और एक बनाया यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, यंग इटली और यंग यूरोप, दो संगठन इन्होंने बनाए, और दोनों ही ये अंडरग्राउंड संगठन थे जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज के लिए किया गया। क्लियर, बात समझ में आई। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया। राजतंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मैत्सनी। मैत्सनी चाहते थे कि पूरी तरीके से क्या हो, उदारवाद लागू हो, नवतंत्र गणतंत्र लागू हो, यहाँ पर लोकतंत्र आ जाए। ठीक है, तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया, और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भी भर दिया था। ठीक है, इसकी एक्टिविटी से, जोसेफे मैत्सनी की एक्टिविटी से सभी लोग काफी डरा करते थे, क्योंकि जोसेफे मैत्सनी एक क्रांतिकारी था और ये देश को स्वतंत्र कराना चाहता था, इटली को एकीकरण करना चाहता था, इटली को आजाद कराना चाहता था, और इसके लिए इन्होंने कई सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज की। ठीक है, और इसको हमारे ड्यूक मेटरनिक भैया ने भी बहुत कुछ कहा है ना। ड्यूक मेटरनिक भैया कहते हैं कि ये जो है, ये जो मैत्सनी है, ये भैया हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैटरनिक कहते हैं इन्हें, है ना। तो जोसेफे मैत्सनी में कुछ तो बात होगी, तभी तो इनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, किसके द्वारा, हमारे ड्यूक मैटरनिक भैया के द्वारा। ड्यूक मैटरनिक ने इन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी यानी रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था, है ना। हमारी से क्या मतलब है, हमारी से मतलब है रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था, और इस व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है, सबसे खतरनाक दुश्मन है जोसेफे मैत्सनी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है,
आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो 1848 का एक जो यूरोप में क्रांति हुई थी उसके बाद की बात देख लेते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। ठीक है। मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में एक जर्मन महासंघ बनाया। ठीक है। इसे जुल्वेराइन महासंघ भी कहा जाता है। जर्मन महासंघ बनाया। किसने बनाया? मध्यवर्गीय लोगों ने बनाया, 1848 में बनाया। ठीक है। अलग अलग इलाकों को जोड़कर उन्होंने एक ऐसा राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया है जिसमें राजशाही और फौज की ताकत, ठीक है, दोनों ने इसे मिलकर क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ठीक है। और इसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रसा एक देश है, अगर आप मैप में देखेंगे तो प्रसा आपको दिखाई देगा। ठीक है। करंट मैप में भी आप देख सकते हैं, अभी भी प्रसा मौजूद है इस समय। ठीक है। तो प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन संभाला। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक होता है? 1866 से लेकर 1871 के बीच में होता है। ठीक है। इस एकीकरण का नेतृत्व किसने संभाला? इस एकीकरण का नेतृत्व प्रसा ने संभाला। किसने संभाला? प्रसा ने। ठीक है। यानी इस एकीकरण को करने में सबसे ज्यादा अहम योगदान प्रसा के लोगों का था, या प्रसा के मंत्री का था, या प्रसा के राजा का था। ठीक है। इनके नेतृत्व में हुआ। प्रसा के प्रमुख मंत्री, अच्छा ये रहा प्रमुख मंत्री का नाम, ऑटो वॉन बिस्मार्क, है ना? ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रसा के प्रमुख मंत्री हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क, हम आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन है। इन्होंने क्या किया? जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक है। तो प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का क्या किया गया है? एकीकरण किया गया है। अच्छा, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने 7 सालों के दौरान, ठीक है, 7 ईयर्स में 1866 से लेकर 1871 तक, है ना, यहाँ तो 5 ही साल दिखा रहा है, पर इन्होंने 7 सालों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन तीनों ही देशों से 3 युद्ध लड़े हैं। ठीक है। और तीनों युद्ध में इनकी क्या हुई है? जीत हुई है। जब ये जीत गए हैं तीनों युद्ध इनसे छीन कर, इन्होंने जर्मनी का क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रमुख मंत्री जो थे ऑटो वन बिस्मार्क, इनका ही अहम योगदान है। इन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर 3 देशों से 7 सालों तक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को जीता इन्होंने, और फिर जाकर जर्मनी का एकीकरण इन्होंने कर दिया। और 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का नया राजा घोषित किया गया। नए साम्राज्य का नया राजा घोषित किया गया। नए साम्राज्य का नए राजा से क्या मतलब है? नए साम्राज्य के नए राजा से मतलब है हमारा यहाँ पर कि भैया वो राजा जो इस समय राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहा है। हमारे देशों में है ना, कई सारे देशों में राजा है, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है। ठीक है। राष्ट्रपति वाली भूमिका निभा रहा है। तो ये केसर विलियम प्रथम को राष्ट्रपति वाली भूमिका में राजा घोषित किया गया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। और इस तरीके से यूरोप में प्रसा को एक महाशक्ति बना दिया गया, यानी प्रसा काफी ताकतवर हो गया। तो डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा और जीत गया, और उसके बाद फिर प्रसा का राजा केसर विलियम प्रथम जर्मनी का भी राजा बन गया, और इस तरीके से जो प्रसा साम्राज्य है वो क्या हो गया? काफी बढ़ गया। ठीक है। हम पीछे मैप में देख सकते हैं, आप देखो ये कितना बड़ा प्रसा है, ये पूरा क्या है? प्रसा ही प्रसा है ना? ये जितना भी आप देखो 1866 से पहले का प्रसा है, 1866 से पहले। और फिर ये जो कलर है ना, यहाँ पर क्या लड़ा गया? ऑस्ट्रिया से प्रसा का युद्ध लड़ा गया। फिर हम इसको बोलते हैं जर्मन महासंघ, है ना? ये क्या है? ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है, जिसे जर्मन महासंघ भी कहते हैं। ठीक है। बात आई समझ में? जर्मन साम्राज्य, ये पूरा का पूरा जर्मन साम्राज्य है।
ठीक है, बात आई समझ में। तो इस पूरे क्षेत्र को इन्होंने क्या बना दिया, जर्मनी बना दिया। ये पूरा क्षेत्र जर्मनी है। आज प्रशा का तो बहुत छोटा सा भाग है, ज्यादातर भाग जो है स्वतंत्र देश बन चुके हैं प्रशा के। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। नए जर्मन जो राज्य बनाए गए उसमें मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। ठीक है, नई व्यवस्थाओं में इन सभी का क्या किया गया, आधुनिकीकरण किया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले स्लाइड्स पर हम चलते हैं। अगली स्लाइड जो है हमारी है इटली का एकीकरण। ठीक है, अभी हमने जर्मन का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण पढ़ा। अब हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं और इटली के राजा वगैरह को देख लेते हैं। 1859 से लेकर 1870 के बीच में इसका एकीकरण हुआ है। ठीक है, अगर हम पहले बात करें कि इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। इधर मैप होगा आपका, है ना। एकीकरण से पहले का इटली आप देखिए, एकीकरण से पहले का इटली है, ये 1858 का है। ठीक है, तो कौन कौन सा है, 2 सिसिलियों की राजधानी, पैपल राज्य, है ना, टस्कनी, परमा, मोडाना, वनेशिया, सेवाई, सार्डिनिया, है ना, अलग अलग राज्य है, सान मैरानो। इस तरीके से अलग अलग राज्य यहाँ पर दे रखे। ये सारे क्या है, सान मैरानो। ठीक है, तो इटली एकीकरण से पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 स्टेट में, 7 राज्यों में बटा हुआ था और सातों राज्यों पर अलग अलग राजाओं का राज था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण की बात उठाई थी। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था ज्यूसेप्पे मैत्सनी, जिसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी, है ना। तो ये इटली का एकीकरण चाहते थे और इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कब, 1830 में, पर ये सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, 1830 से 1848 के बीच में इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां की, पर इनका जो विद्रोह था वो क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, फिर 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर संधि की, है ना। चतुर कूटनीतिक संधि करने का मतलब है कि एक एग्रीमेंट किया, किसके साथ, सार्डिनिया पीडमोंट ने फ्रांस के साथ किया, है ना। आप नक्शे में देख सकते हैं, ये रहा सार्डिनिया पीडमोंट, है ना, सार्डिनिया दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर है फ्रांस। तो इसके साथ इन्होंने क्या किया, समझौता किया और इन्होंने ये समझौता करके ऑस्ट्रियाई सेना को हराया, है ना। ऑस्ट्रियाई सेना को हराया। ऑस्ट्रिया सेना को हराने के बाद 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया गया। कौन बने, इमैनुएल द्वितीय। इटली का राजा कौन बने, इमैनुएल द्वितीय। जबकि जर्मनी का राजा कौन बने, विलियम केसर प्रथम। ठीक है, ये नक्शा है। ये इटली से, ये इटली का एकीकरण से पहले का मैप है और ये इटली के एकीकरण के बाद का मैप है। यहाँ पर साल भी दिखाया गया है कि किस किस साल कौन कौन से राज्य को मिलाया गया, है ना। 1858 में ये मिला लिया गया। 1858 में सार्डिनिया पीडमोंट मिला। 1858 से 1860 के बीच में इसे मिलाया गया। 1860 में ये कब्जे में आ गया। 1866 में इसे कब्जे में मिला लिया गया और 1870 में ये जो पेपल राज्य था इसको भी अपने कब्जे में ले लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो साम्राज्य है वो मिला लिया गया और जर्मनी का भी एकीकरण हो गया और इटली का भी एकीकरण हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। आगे हम बात करते हैं काउंट कैमिलो दे काबूर। काउंट कैमिलो दे काबूर, है ना। काउंट कैमिलो दे काबूर कौन है, काउंट कैमिलो दे काबूर सार्डिनिया पीडमोंट का एक मंत्री था। ठीक है, सार्डिनिया पीडमोंट जो हमने अभी नक्शे में देखा है ना, ये है ना सार्डिनिया। सार्डिनिया पीडमोंट का एक मंत्री था जिसका नाम था काउंट कैमिलो दे काबूर। ठीक है, इसने ही इटली के प्रदेशों को मिलाने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी इटली का जो एकीकरण हो रहा था और उसके लिए जो आंदोलन इन लोगों ने चलाया था उसका नेतृत्व इसी व्यक्ति ने किया था, काउंट कैमिलो दे काबूर ने किया था। पर अगर हम इनकी बात करें तो ये ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। ठीक है,
पर फ्रांस के साथ संधि करने में इसकी ही भूमिका थी। इसी ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट किया था, संधि की थी, और जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया गया और इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ऑस्ट्रिया जो बगल में है, आप देख रहे हैं, ये रहा बगल में ऑस्ट्रिया, है ना। तो इस ऑस्ट्रिया को हराया गया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया और इटली का एकीकरण कर दिया गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। एक और नेता हमारे हैं जोसेफ गैरिबोल्डी, ठीक है। ये हमारी सेना का हिस्सा नहीं थे, जबकि इन्होंने इटली के एकीकरण के लिए अपनी स्वयं की एक सेना बना ली थी। स्वयं की सेना क्या, सशस्त्र स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स वो होते हैं जो अपनी इच्छा से किसी काम को करने आते हैं। तो यहाँ पर देश को एकीकृत करने के लिए जो सेना आगे आ रही थी, उस सेना का नेतृत्व किया किसने, जोसेफ गैरिबॉल्डी ने। क्लियर। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर पाने में सक्सेसफुल हुए। उन्होंने स्पेनी शासकों को वहां से हटाया, है ना, स्पेनी राजाओं को वहां से हटाया। 2 सिसिलियों की राजधानी आप देख सकते हैं नक्शे में, ये रहा 2 सिसिलियों की राजधानी, दक्षिण इटली, है ना। तो यहाँ से स्पेन को हटाने का काम किसने किया, स्पेन से हटाने का काम जोसेफ गैरिबोल्डी ने किया, ठीक है। और यहाँ पर इनकी मदद यहाँ के स्थानीय किसानों ने भी की। क्लियर। फिर उसके बाद उन्होंने दक्षिण इटली और सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण हो गया, ठीक है। राजा इमैनुअल द्वितीय वही है जिन्होंने इटली का एकीकरण करने के बाद 1861 में इटली का राजा उन्हें घोषित किया गया था। क्लियर है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। आगे बात करते हैं यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष की। बच्चों हम आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ानी है मुझे, ठीक है। तो इसकी एक वीडियो और आएगी, आधे घंटे की एक वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, और जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। तो इसको हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका एक और वीडियो लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से हम बाकी बचा हुआ चैप्टर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई डिटेल्स के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।